हेलो बच्चों, तो सेट्स की हमारी ये तीसरी क्लास है और हम इस तीसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक और क्लास होगी और हमारा सेट्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं एक नए कॉन्सेप्ट से आपकी क्लास की स्टार्टिंग करता हूँ और वो नया कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं और वो दो सेट हैं ए और बी। ए और बी ये दो सेट है। अब डिफरेंस का मतलब होता है मैं इसके बीच में एक साइन लगा दूं, यानी कि ए माइनस बी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ये जो पहले वाला लिखा हुआ है मैंने सेट ए, इस सेट के वो वाले एलिमेंट, कौन से वाले एलिमेंट? वो वाले विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो कि बी से बिलोंग नहीं करते हो। इसमें सिर्फ वही वाले एलिमेंट आएंगे जो बी से बिलोंग नहीं करते हो। ऐसे वाले एलिमेंट, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो a इक्वल्स टू 1 2 3 अल्फ़ा और गामा, और उसके बाद मैं सेट b लेता हूं और b है a b c 1 अल्फ़ा x। ठीक है, तो मेरे पास दो सेट है। अब a माइनस बी क्या लिखूंगा? तो मैं a माइनस बी, ये मेरा a माइनस बी क्या होगा? ये होगा कि ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो हम 1 को नहीं लेंगे। 2 यहाँ पर है लेकिन बी के अंदर कहीं नहीं है, तो हम लेंगे सबसे पहले 2 को। 3, हाँ 3 एलिमेंट इसमें कहीं भी नहीं है, तो हम 3 को लेंगे। उसके बाद अल्फ़ा इसके अंदर है, और उसके बाद गामा, तो गामा इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो हम गामा को लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी, और ये जो एलिमेंट हैं ये वो एलिमेंट हैं जो a के अंदर तो हैं लेकिन आपको ये b के अंदर कहीं नहीं दिखने वाले। ठीक है, उसी तरह देखिए, अगर मैं आपको लिखता हूँ b माइनस ए, यानी कि b इस b सेट में से अगर a सेट को मैं माइनस करता हूँ तो क्या होगा? तो इसके अंदर अब चीज़ें पलट जाएंगी, यानी b के एलिमेंट मुझे लेने हैं लेकिन वो एलिमेंट मैं नहीं ले सकता जो कि a के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा देखिए, मुझे a दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो a है यहाँ पे नहीं है तो मैंने a ले लिया। b यहाँ पे कहीं नहीं है तो मैं b को ले लूँगा। उसके बाद c मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा तो मैं c को ले लूँगा। उसके बाद 1 मुझे यहाँ दिख गया तो मैं 1 को नहीं ले सकता। उसके बाद अल्फ़ा मुझे यहाँ दिख गया तो मैं अल्फ़ा को नहीं ले सकता। उसके बाद x यहाँ पर कहीं नहीं है तो मैं x को ले लूँगा। तो देखिए b माइनस ए के अंदर ये एलिमेंट आए हैं a b c x, और a माइनस बी के अंदर एलिमेंट आए हैं 2 3 गामा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए, इसके साथ एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बताता हूँ मैं इसको। तो देखिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी, तो इस a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस a इंटरसेक्शन b। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है भाई? देखिए यहाँ पर a के मैं वही एलिमेंट हटाऊंगा जो कि मुझे b के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो कॉमन ही तो होंगे, और यहाँ भी मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ कि a में से मैं उन एलिमेंट्स को हटा रहा हूँ जो कि a और b दोनों के अंदर कॉमन है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का साइन है जो कि कॉमन को बताता है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ b माइनस ए, यानी सेट b माइनस सेट ए, तो ये क्या होगा? b माइनस, और अब की बार लिखूँगा मैं b इंटरसेक्शन a, यानी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए आपके पास a एक सेट है और वो सेट है 1 2 3 a b गामा। ठीक है, इसी के साथ आपके पास एक सेट है b, और जो b सेट है वो क्या है? वो है 1 2 x y। ठीक है, ये दोनों सेट है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है a माइनस बी, ये मुझे निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसको सॉल्व करता हूँ, यानी a माइनस बी।
अच्छा ठीक है, तो a माइनस बी को मैं कैसे निकालूंगा? a माइनस बी को निकालने के लिए मुझे a के सारे एलिमेंट लिखने होंगे, बस उनको छोड़ दूंगा मैं जो मुझे b के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी a और b के अंदर कॉमन है। ठीक है, 1 है उधर भी है तो 1 को मैं नहीं ले सकता, 2 है उधर भी है तो 2 को भी नहीं ले सकता, 3 है 3 उधर नहीं है तो मैं 3 को ले सकता हूँ। उसके बाद a है, a उधर नहीं है तो मैं a को ले सकता हूँ, b है, b उधर नहीं है तो b को ले सकता हूँ, और मुझे दिख रहा है यहाँ गामा मुझे उधर नहीं दिख रहा तो मैं गामा को भी ले सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ से मैंने वो एलिमेंट हटा दिए जो मुझे बी के अंदर दिखाई दे रहे थे। अब मेरे पास आ गया a माइनस बी। अब मुझे क्या निकालना है? a माइनस बी। ठीक है, यानी इस सेट के अंदर से मुझे इस सेट को माइनस करना है। तो कैसे करूँगा? इस सेट के सारे एलिमेंट तो आएंगे लेकिन जो कॉमन होंगे इन दोनों के अंदर उनको मैं नहीं लिखने वाला, उनको मैं हटा दूंगा। कैसे? तो a माइनस बी क्या होगा? मुझे 1 दिख रहा है, क्या वहाँ मुझे 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 1 को मैं लूँगा। मुझे 2 दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है? नहीं, तो मेरा 2 को भी आएगा। 3 वहाँ है तो 3 को नहीं ले सकता। a यहाँ है वहाँ है नहीं ले सकता, b यहाँ है वहाँ है नहीं ले सकता, गामा यहाँ है वहाँ नहीं ले सकता। तो मेरे पास आएंगे सिर्फ 2 एलिमेंट और वो 2 एलिमेंट है 1 और 2। देखा, तो a माइनस बी हो गए 1 और 2, ये 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A, ठीक है, और A सेट जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, और यहीं पर मेरे पास एक और सेट है जिसे मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सेट, जिसे मैं U से डिनोट करता हूँ। ये क्या है? मतलब जितने भी सेट हैं उन सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अच्छा ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ये कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो A सेट है, इस A सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होंगे उसे सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ, नॉट A, यानी जहाँ A के एलिमेंट नहीं है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएंगे। अच्छे से डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है या तो A के ऊपर डैश लगा दो, या फिर A के ऊपर ऐसे C लगा दो, या फिर A के ऊपर ऐसे बार लगा दो। तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट कौन सा है? ये वाला यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3, और उसी तरह से ये चलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है, और मेरे पास एक सेट है A, और सेट A क्या है? सेट A है मेरे पास X, एलिमेंट है X, और X को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? X इज अ ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है? सारी की सारी नेचुरल नंबर्स, और जो A जो सेट है उस A सेट के अंदर मेरे पास क्या है? ओड नेचुरल नंबर्स, ओड। अच्छा, तो अब मुझे निकालना है A डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या बताया था मैंने? नॉट A, यानी A का जस्ट अपोजिट। अच्छा, A के अंदर अगर ये वाले एलिमेंट हैं तो A डैश के अंदर कौन से वाले एलिमेंट आएंगे? इनको छोड़ दो, यानी नेचुरल नंबर्स में से ऑड नेचुरल नंबर्स को हटा दो, तो क्या बचेगा? इवन नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ y, और यहाँ पर y क्या है? y इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो y इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये A डैश हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और वो एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास जो A सेट है उस A सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 5। ठीक है, तो अगर मुझे A डैश निकालना है, A डैश क्या होगा? नॉट A, यानी जो एक एलिमेंट नहीं होने चाहिए। 1 है, 1 को नहीं लूँगा, 2 है, 2 को नहीं लूँगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा, 5 है, 5 नहीं लूँगा। तो A डैश के अंदर ये जो एलिमेंट है वो होंगे 3 और 4। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, यानी जो A के अंदर जो एलिमेंट है वो A डैश के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा, कुछ मैं आपको कुछ खास प्रॉपर्टी बताता हूँ, कुछ खास ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। और वो चीज़ कैसी है? जैसे कि मान लीजिए ये जो A है और A का जो कॉम्प्लीमेंट है A डैश, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन इस तरह से होता है कि A डैश का अगर मैं वापस डैश लगा दूं तो ये क्या आता है? मेरे पास A ही आता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यानी सेट ए है, इसका ए डैश यानी नॉट ए, एक और बार डैश लगाया तो वापस ए ही आ जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ सेट ए है, इस सेट का अगर मैं यूनियन लूँ, किसके साथ लूँ, ए डैश के साथ, तो क्या आएगा, इसके अंदर एलिमेंट है और ये क्या है, ये वो एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है। तो कुल अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो। उसी तरह से अगर मैं सेट ए का इंटरसेक्शन लाऊं इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आता है, तो मेरे पास आता है 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, हमारी डेफिनेशन कहती थी। अच्छा ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यदि मेरे पास लिखा हुआ है ए और इस ए के अंदर अगर मैं ए में से माइनस करता हूँ, क्या माइनस करता हूँ, ए डैश को, तो आप भी बताओ आखिर जब मैं ए में से ए डैश को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा वापस से ए ही आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए ए के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और जो ए डैश होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट मैंने ले रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, तो ए डैश के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। अब मैं a माइनस जब a डैश करूंगा तो मुझे ये सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे उनको मैं हटाऊंगा, तो कॉमन तो इनके बीच कुछ है ही नहीं, तो इसी वजह से मेरी ये वाली प्रॉपर्टी भी सही है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं आखिर ये वेन डायग्राम क्या होता है। अब हम वेन डायग्राम की ओर चलते हैं। आप अभी तक तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये बताई थी, लेकिन आपने इस तरह से ही पढ़े होंगे सेट, ये सेट, इस तरह से सेट ए सेट बी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ये वेन डायग्राम वाला होता है, ये काफ़ी इजी होता है, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए अब इसी वाले को देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं वेन डायग्राम, क्या आखिर ये वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए आखिर क्या होता है ये वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो आपने देखे होंगे ना, तो ये दो टाइप के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दो सेट हैं, हो सकता है वो आपस में जॉइंट हो रहे हो, मिल रहे हो, सेट, ये दो सेट आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ इनके बीच में कॉमन पार्ट आएगा जिसे हम निकालते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इस कॉमन पार्ट को हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इसी को डिनोट करता है कि क्या कॉमन पार्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, जिसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, ये आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, इस वाले सेट को हम देखते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लॉ बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अच्छा ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, मैंने अभी आपको बताया था यूनियन और इंटरसेक्शन दो चीज़ें बताई थी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन इन दोनों में जो हमारा सीक्वेंस है, क्रम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सेट को आगे लिख सकते हैं, किसी को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दो सेट हैं और उनके बीच में आप यूनियन निकाल रहे हैं तो उनके क्रम से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह से हमारे बनते हैं कुछ कम्यूटेटिव लॉ, जैसे कि ए, अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी, तो ये किसके बराबर होगा, ये बी यूनियन ए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, हम इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, ये बी इंटरसेक्शन ए, इसके बराबर होगा। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये है मेरा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, और मेरा जो एसोसिएटिव लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ कहता है, मान लीजिए अगर मेरे पास 3 सेट है और 3 सेट के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले मैं बी और सी का यूनियन लेता हूँ, फिर जो आता है उसके बाद ए का यूनियन लेता हूँ, तो ये बिल्कुल बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी पहले मैं ए और बी का यूनियन ले लेता हूँ
उसके बाद सी का यूनियन लेता हूँ उसके बराबर की, क्योंकि आखिर में ले तो मैं यूनियन ही रहा हूँ, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले मैं बी और सी का इंटरसेक्शन ले लूँ, यानी बी और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकालूँ, फिर उसे चेक करूँ कि ए के साथ क्या कॉमन है। तो बात तो वही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं बदलने वाला, आखिर ले तो हम कॉमन ही रहे हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें और ये दोनों प्रॉपर्टीज ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं एक और चीज़ हूँ, आखिर आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ मीन्स होता है खुद के साथ जब हम चीज़ों को देखते हैं। कैसे, देखिए आखिर क्या होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, और इस सेट ए का अगर मैं यूनियन लूँ फाई के साथ, तो फाई के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मेरे पास क्या आता है, आखिर ए ही आता है। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लेता हूँ फाई के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास फाई ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए एक वेन डायग्राम के अंदर दो सेट है, ये सेट है ए और ये सेट है बी। अब ये जो ए और बी, ये जो दो सेट हैं, अगर इन दोनों सेट के इस वाले पोर्शन की बात करूं, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला पोर्शन। लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन है, इस पोर्शन के अलावा भी इसमें दो पोर्शन है। कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यानी अगर मैं इनको मार्क करूं तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये जो दो पोर्शन है, इस पूरे दोनों पोर्शनों को मिला के ही बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको निकालने का मेथड क्या है, इसको निकालने का तरीका है, इसको डिनोट किया जाता है ए, सेट ए, और बीच में सिंबल बना के बी, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले मुझे सेट ए लेना पड़ेगा और सेट बी लेना पड़ेगा, यानी दोनों मुझे सेट लेने पड़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, यानी मेरे पास दोनों सेट आ गए। और उसके बाद मैं ये जो बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इस बीच के डिफरेंस को गायब कर देता हूँ, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास ये जो पोर्शन है वही पोर्शन बचता है, और यही मेरा पोर्शन कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन मैंने नहीं लिया, और ये जो बीच में जो मैंने साइन यूज किया है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये साइन क्या होता है और किस तरह से आखिर सेट्स के अंदर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद की जो वीडियो है, इसके बाद सबसे पहले हम वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन और बच जाएगा, एक और वीडियो आएगी, और उस वीडियो के बाद हम सेट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू।